ब्रेकफास्ट करने के बाद लेखा और अपनी मॉम के साथ बैठकर जूही ने थोड़ी देर बात की। कुछ पुरानी बातें, कुछ ऑफिस की बातें, कुछ उर्वशी की बातें, कुछ भविष्य की योजना के बारे में। लेखा उठकर अपने कमरे में चली गई पढ़ने के लिए। जूही मॉम से यही बात कर रही थी कि दोपहर में खाने में आज क्या क्या बनाया जाए और अंजलि को क्या बताया जाए। अभी बातचीत चल ही रही थी कि इतने में जूही का मोबाइल बज उठा। जूही ने चिढ़ते हुए कहा, अब इस वक्त कौन फ़ोन कर रहा है? मैंने तो उर्वशी को बता दिया कि मैं आज छुट्टी पर हूँ। वो तो नहीं करेगी कॉल, मगर कौन है चैन से थोड़ी देर बात भी नहीं करने देता। कई बार रोंग कल भी आ जाता है। ये मोबाइल भी ना एक जंजाल है। देखती हूँ कौन है। उसने चिल्लाकर मोबाइल उठाया तो देखा आदित्य का फ़ोन है। मॉम, मेरा एक अर्जेंट कॉल है। थोड़ी देर में मैं रूम में जाकर बात कर लेती हूँ, फिर आती हूँ आपके पास। आप अंजलि को बता दो कि दोपहर के खाने में क्या क्या बनाना है, कहकर जूही अपने कमरे में चली गई। हाँ आदित्य, बोलो क्या बात है? इस वक्त क्यों कॉल किया? कोई ज़रूरी बात नहीं है, बस यूं ही तुम्हारी याद आई इसीलिए कॉल किया। अभी तुम ऑफिस में ही हो ना? नहीं, मैं अभी घर पर ही हूँ। मोम के साथ बैठकर बात कर रही थी। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, पर आज घर पर क्यों हो? ऑफिस क्यों नहीं गई? घर में सब ठीक है ना? वाह रे, मैं क्या कभी छुट्टी नहीं ले सकती? मुझे भी बहुत छुट्टियां मिलती है। छुट्टियां लैप्स हो जाती है। आज परी ने कहा तो मैंने छुट्टी ले ली। वैसे भी कल देर से सोई थी तो बहुत देर से उठी सोकर। पता नहीं कल कैसे इतनी गहरी नींद आ गई। बहुत दिनों से शायद ऐसी गहरी नींद नहीं सोई। जूही की बात सुनकर आदित्य को खुशी हुई। सोचने लगा, कल हम दोनों में इतनी अच्छी बातें हुई जिससे दोनों का मन हल्का फुल्का हो गया। मन में खुशी की तरंग फैल गई। इसी का नतीजा है कि जूही को इतनी गहरी नींद आई। मुझे भी तो बहुत अच्छी नींद आई थी। मैं भी तो देर से उठा था। क्या हुआ? नींद की बात सुनकर एकदम चुप हो गई। तुम सोकर गलत किया क्या? आदित्य को चुप देखकर जूही ने पूछा। हाँ हाँ, सुबह सुबह हंसा दिया तुमने, वो भी जोरों से। सोने से भी कोई गुनाह हो जाता है क्या? पहली बार सुनी है ऐसी बात। तुम वैसी ही हो अभी तक। मासूम से इतनी उम्र हो गई मगर बिल्कुल भी नहीं बदली। वही जिद, वही आत्मविश्वास। देखकर बहुत अच्छा लगता है पुरानी जूही को, जिसे एक अंधेरी गली में छोड़ आया था। उसे अपनी मंजिल ढूंढ ली। सुबह सुबह इतनी बटरबाजी क्यों कर रहे हो? इरादा तो नेक है ना? तुमने बताया भी नहीं कि इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया? फिर आदित्य हो करके हंस पड़ा। फिर वही मासूम सी बातें जो पहले किया करती थी। बिल्कुल वही अंदाज। मासूम है तो फिर क्यों हंस रहे हो? इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि ऐसा लगता है 20-22 साल की कोई माशूका प्रेमी सी बातें कर रही है। मीठी मीठी सी आवाज, मीठा मीठा सा अंदाज। इस बार आदित्य की बात सुनकर जूही के चेहरे पर थोड़ी सी हया की रोशनी फैल गई, जिससे गाल गुलाबी हो गया। इस बार उठने का नाटक करते हुए कहा, फिर से पूछ रही हूँ कॉल क्यों किया? तब से बटरबाजी किए जा रहे हो। बटरबाजी नहीं कर रहा, जो सच है वही बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बताता हूँ। क्या आज तुम मुझसे एक बार मिल सकती हो? क्यों, ऐसी क्या बात हो गई जो मिलने की बात कर रहे हो? वैसे भी आज मैं घर पर हूँ। सबसे वादा किया है एक साथ मिलकर लंच करेंगे। हाँ बिल्कुल, तुम सबके साथ मिलकर लंच करो, उसके बाद चाय हम कॉफी हाउस में चलते हैं। थोड़ी देर बैठकर बातें करेंगे। मन में बहुत खलबली मची हुई है। इस बार जूही जोर से हंस पड़ी। क्या अभी भी दिल में खलबली मचती है? बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले मुझे 20 साल की लड़की बता रहे थे। अब तुम कितने साल के हो? मैं भी 20 साल का हूँ। उम्र हो गई तो क्या हुआ, दिल तो अभी भी जवान है। शेरो शायरी भी शुरू कर दिया। यही सुनाने के लिए बुलाया है क्या? नहीं नहीं, एक बात खटक रही है। तुम्हें उसका जवाब चाहिए, इसीलिए रूबरू बैठकर बात करना चाहते हैं। बहाना, मिलने का बहाना। तुम्हारी पूरी पुरानी आदत नहीं गई क्या? तो यही सोच लो, पुरानी आदत। वैसे भी पुरानी आदत कभी किसी की जाती नहीं, तुम्हारी भी नहीं गई। तुम भी बिल्कुल वैसी ही जिद्दी हो, वैसे ही आत्मविश्वास से भरी हुई हो, वैसी ही प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करती हो। बटरबाजी बंद। ये क्यों नहीं कहते कि मेरे साथ बैठकर कॉफी पीने का मन हो रहा है जैसे पहले हुआ करता था? यही सोच लो, मुझे तो बहुत खुशी होगी। कौन सा कॉफी हाउस जाना है? किस वक्त? मुझे घर में कुछ बहाना बना समय निकालना पड़ेगा तुम्हारे लिए। मुझे झूठ बोलना पड़ेगा सबसे। थोड़ा सा झूठ बोल दो, भले ही पाप। मैं अपने शर ले लूँगा। प्लीज़ जूही। अच्छा अच्छा, आऊँगी। पहले बता दो कहाँ आना है? वहीं पुराना खुफिया हाउस, समय 5 बजे। ठीक है, तुम वहीं वेट करना, मैं सीधा पहुँच जाऊँगी। अब तो शांति है ना? हाँ 50% है, 50% मिलने पर। ये कहकर हंस पड़ा आदित्य। आदित्य की हंसी कानों में पड़ी तो जूही को एकदम से अतीत का आदित्य याद आया, जब इस तरह मजाक करते हंस पड़ता था। नहीं बदला कुछ आज भी। बदला है तो केवल समय का पहिया घूमकर अपनी जगह से आगे चला गया। और हमारी उम्र भी बढ़ गई है। किसी ने सच कहा है, उम्र बढ़ जाती है मगर दिल में वही सब बात, वही जज्बात, वही जिंदा दिली रहती है।
लंच टेबल पर बैठकर खूब सारी रेसिपी देखकर जूही खुशी से उछल पड़ी। वाह अंजलि, आज तुमने इतनी सारी रेसिपी बना दी। सबका मनपसंद लंच देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हाँ दीदी, आंटी ने जो कहा था आज सबके मनपसंद का लंच बनाया जाए, इसीलिए मैं जाकर मार्केट से सब्जी ले आई, सबके मनपसंद का लंच बना दिया। थैंक यू अंजलि, सचमुच तुम नहीं होती तो हम लोग तो कुछ भी खाकर गुजारा कर लेते। इतना टेस्टी रेसिपी कहाँ से खाने को मिलती। तुमने कोई कुकिंग का कोर्स किया है क्या? नहीं दीदी, जब मैं 15 साल की थी तब से ही खाना बना रही हूँ। सबके घर में अलग अलग तरह का खाना बनाते बनाते सीख गई। जब से आपके घर में आई फिर किसी के घर नहीं गई। यहाँ पर मेरा मन इतना लग गया कि आप लोगों को छोड़ने का मन ही नहीं करता। मन से जुड़ाव हो गया है आपसे, गुड़िया से, आंटी जी से, अंकल से भी हो गया था। अंकल के जाने का बहुत दुख होता है। कभी कभी बहुत कमी लगती है। इतने प्यार से बातें करते थे मुझसे। मेरे पिताजी का भी अब देहांत हो गया है। तब देहांत हो गया था जब मैं 12 साल की थी। पिता की कमी बहुत महसूस होती है, परंतु अंकल ने इतना प्यार दिया कि आपके घर से जुड़ गई। अब मुझे कभी हटाना नहीं अपने घर से। मैं आखिरी सांस तक आपके घर में ही रहना चाहती हूँ। कहते कहते अंजलि की आंखों में आंसू की बूंदें छलक आई। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरा मतलब मायके और ससुराल में। मायके में तो माँ है, छोटा भाई है, उसके बीवी बच्चे, और ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे 2 बच्चे हैं। कितने बड़े हो गए बच्चे? बिटिया की तो शादी हो गई, बेटा अभी 22-23 साल का है, उसका भी शादी करने का सोच रहे हैं। इतनी जल्दी शादी? बेटा पढ़ता नहीं है क्या? कहाँ दीदी, हमारे में इतनी पढ़ाई कहाँ होती है। फिर भी बेटे को मैंने पढ़ाया। अंकल बेटे के कॉलेज का खर्चा मुझे देते थे। बेटे ने बीए पास किया, उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है। सोचा है अगले 1-2 साल में उसकी शादी कर देंगे। घर में बहू आ जाएगी तो मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। फिर तो कर देना शादी अच्छी सी लड़की देखकर। पर हाँ, कोई पढ़ी लिखी लड़की ही लाना ताकि तुम्हारे नाती पोते को घर में बैठकर पढ़ा सके। एक लड़की देखी है दीदी, हायर सेकेंडरी पास है, सुंदर है, घर के कामकाज में भी अच्छी है। उसके माँ बाप तो तैयार है शादी के लिए। बस मेरा बेटा कहता है कि मुझे 2 साल नौकरी करके कुछ रुपया इकट्ठा करने दो, फिर शादी करेंगे। ठीक ही तो कहता है तुम्हारा बेटा, लगता है बहुत समझदार है, तुम्हारा बहुत ध्यान रखता है। हाँ दीदी, अभी तो बहुत ध्यान रखता है, परंतु शादी के बाद क्या करेगा क्या मालूम। तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारी बहू भी तुमसे बहुत प्यार करेगी, देखना, तुम्हारी देखभाल भी करेगी। जब तुम्हारा बेटा अच्छा है तो क्यों चिंता करती हो? हम लोग तो है ना। जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है तुम हमें जाने नहीं देंगे अपने घर से। और बेटे की शादी में कोई चीज की जरूरत पड़े तो अवश्य बताना। मैं तो शादी में आकर खूब धूम मचाना चाहती हूँ। मेरा सौभाग्य दीदी, आप मेरे घर में पधारेंगे तो मेरे घर का भाग्य जाग उठेगा। ऐसा क्यों कहती हो अंजलि? तुम्हें कभी हमने पराया समझा है क्या? वही तो कह रही थी दीदी, आपके घर में जितना अपनापन मिला किसी के घर में नहीं मिला। सचमुच आप लोग बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा वक्त दो मुझे, तुम्हारे बेटे से मिलकर देखेंगे उसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या कर सकता है। फिर उसे किसी अच्छी कंपनी में नौकरी दिलवा देंगे। अब तो खुश होना। बहुत बहुत थैंक यू दीदी, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं अंजलि। सबको खाना परोस दो, तुम भी बैठ जाओ हमारे साथ, एक साथ मिलकर खाएंगे। एक साथ मिलकर खाने का तो मौका ही नहीं मिलता। जी दीदी, आप लोग बैठिए, मैं खाना परोस देती हूँ। अंजलि का चेहरा खुशी से दमक उठा। खाना खाते खाते जूही सोच रही है कैसे मैं लेखा से मोम से झूठ बोलूं। अब मुझे कुछ ना कुछ बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। उर्वशी के कंपनी का नाम लेकर बोलना पड़ेगा। जूही ने धीरे से कहा, लेखा और मोम, मेरा एक अर्जेंट कॉल आया था कंपनी से, मुझे 2 घंटे के लिए जाना पड़ेगा। लंच लेने के बाद मैं निकल जाऊं परी बेटा? हाँ, अब निकल जाना। सबने मिलकर एक साथ लंच ले रहे हैं तो यही तो आज सेलिब्रेशन है। इसके बाद तो मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी। दोपहर को नानी थोड़ी देर आराम करती है, फिर तुम भी क्या करोगी? तुम चली जाना। थैंक यू बेटा, लेखा ने मुस्कुराकर कहा। इट्स ओके मॉम, मैं समझती हूँ आप जिस पोस्ट हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। 2-3 घंटे के लिए चली जाओगी तो पता भी नहीं चलेगा, पर जल्दी घर आ जाना। यस माय डियर, जल्दी आ जाऊंगी। लेखा की ओर देखकर जूही मुस्कुरा पड़ी तो लेखा ने भी मुस्कुराकर एक मधुर मुस्कान बिखेर दी, जिससे जूही को पता चला आज लेखा बहुत खुश है, मम्मा के साथ लंच करके, क्वालिटी टाइम स्पेंड करके। जूही खुशी खुशी लंच के बाद घर से निकल पड़ी, उस पुरानी सड़क पर कॉफी हाउस की ओर जहाँ चप्पे चप्पे पर अतीत की यादें बसी हुई है। न जाने कितनी बार आदित्य के साथ मिलकर उस गली से गुजरी है, उस कॉफी हाउस में टाइम स्पेंड किया। आज वर्षों बाद उस कॉफी हाउस में आदित्य से मुलाकात होगी, उसके साथ बैठकर कॉफी पिएगी। सोचकर ही दिल में न जाने क्यों जोर जोर से धड़क रहा है। दिल तो दिल है, दिल कब मानता है, कब धड़कना बंद करता है? धड़कना तो तब बंद करता है जब आखिरी सांस लेता है इंसान। दिल आदित्य से मिलने की खुशी में धड़क रहा है या फिर पुराना प्यार जाग उठा है, पता नहीं। जो भी हो, आज जूही और आदित्य के लिए खुशी का दिन है।
हाथ में कॉफ़ी की कप लेकर जूही और आदित्य दोनों बैठे हैं। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखरी हुई है। दोनों खुश हैं मगर चुप है। शायद किसी को शब्द नहीं मिल रहे हैं। कहाँ से शुरुआत की जाए? आज वर्षों बाद दोनों कॉफ़ी हाउस में मिले तो अतीत की बातें याद नहीं आई। ऐसा हो ही नहीं सकता। जूही को पुराना वो ज़माना याद आ गया जब दोनों अक्सर इसी कॉफ़ी हाउस में बैठकर दुनिया भर की बातें करते थे। कॉफ़ी पीना तो केवल एक बहाना होता था। दोनों को एक साथ वक्त गुजारना होता था। इसीलिए कॉफ़ी हाउस में आकर बैठते थे। आदित्य मन ही मन सोच रहा था, वो कॉफ़ी हाउस और हम दोनों वही, मगर फ़र्क है तो केवल उम्र का। बीच के बहुत कीमती वर्ष नदी के जल की भांति बह गए और दे गए दिल को दर्द का गहरा समुद्र। तब हम जवान थे और आज हमारे बच्चे जवान हैं। ऐसा लगता है कि कल ही की तो बात है। जज्बात वही है, सब कुछ वही है, बदला है तो केवल जीने का ढंग। दोनों ही अब जिंदगी को लेकर बहुत संजीदा है, जो पहले नहीं थे। शायद उम्र के साथ साथ जीवन में संजीदापन आ जाता है और आना भी चाहिए, परंतु इंसान तो इतना संजीदा भी नहीं होना चाहिए कि जीवन बोझ लगने लगे। खामोशी जब बोझ लगने लगी तो पहले जूही ने खामोशी तोड़ी। क्या बात है आदित्य? जब से आई हूँ खामोश से हो। चेहरा कह रहा है बहुत खुश हो, मगर जुबान पर शब्द नहीं है। किस लिए बुलाया था मुझे? आते ही सवाल कर दिया, जरा आहिस्ता आहिस्ता। पहले तुम्हें कुछ देर इस तरह देखता रहूं। वर्षों हो गए तुम्हें नज़दीक से नहीं देखा। जब आंखों को सुकून मिल जाएगा फिर बातें शुरू करेंगे। प्यारा सा मुस्कान बिखेरकर आदित्य ने धीरे से कहा, बाप रे, ज्यादा ही रोमांटिक लग रहे हो। अभी रोमांस करने का समय नहीं मिल रहा मिस्टर आदित्य चोपड़ा। जरा अपनी उम्र का भी ख्याल रखना। आसपास के लोग देख रहे हैं। अब आप शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। आपको सब लोग जानते हैं, खासकर कॉफी हाउस वालों को तो बहुत अच्छे से जानते हैं। जूही ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, तो जानने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन को क्या रोमांटिक नहीं होना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए, अपने चाहने वालों से मिलना नहीं चाहिए? शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर आदित्य चोपड़ा को कौन मना कर सकता है, परंतु जूही ओबरॉय तो बहुत मामूली सा इंसान है। उसे तो सब लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा समाज में जीने के लिए। इस बार जूही की बात सुनकर आदित्य थोड़ा सा उदास हो गया। उदास होकर ही कहा, तुम्हें मैंने बहुत दुख दिया ना जूही, बहुत कुछ सहना पड़ा ना तुम्हें मेरे कारण। इसीलिए तुम मुझसे बेहतर समाज को जानती हो, पहचानती हो, इसीलिए फिक्र हो रही है। छोड़ो ना पुरानी बातें आदित्य, पुरानी बातें करके अभी का समय क्यों खराब करना। तुम मुझे ये बताओ, मुझे किस काम से बुलाया है? ठीक है, मैं फिर बता ही देता हूँ। तुम जो भी कहोगे सच सच कहोगे, पहले वादा करो। तुम क्या कहने वाले हो जानो, बिना ही वादा करो पहले बात तो बताओ। उस दिन तुमने कहा था कि समय आएगा तो लेखा मुझसे मिलेगी। इसका मैं अर्थ नहीं समझ पाया। क्या लेखा मुझसे मिलने आएगी? बड़ी ही अधीरता से पूछा आदित्य ने और जवाब का इंतजार करने लगा। कुछ बातें वक्त पर छोड़ देना चाहिए आदित्य। मैंने कहा था ना, वक्त पर छोड़ दो। अभी तो मुझे भी तुम्हारी बातों का आंसर पता नहीं है। आज मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ, कल क्या होगा किसे पता। फिर लेखा बड़ी हो गई, वो जो भी करेगी खुद करेगी। मैं चाहती हूँ वो मेरी बातों के हिसाब से न चले, खुद इंडिपेंडेंट होकर फैसला करे। थोड़ा सा इंतजार करो। अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा है मिलना तो लेखा से अवश्य मिल पाओगे। फिर तुम सस्पेंस क्रिएट कर रही हो, क्यों नहीं स्पष्ट बता देती? इसी बातों को लेकर रात की नींद हराम हो जाती है मेरी। किसी भी तरह मन को शांति नहीं मिलती आजकल। निर्भय भी पास में नहीं है, नहीं तो उसके साथ ही मन बहल जाता है। बस कुछ समय इंतजार करो। अभी लेखा का फाइनल एग्जाम चल रहा है, उसके बाद जो भी करना होगा खुद ही करेगी। मैं उसे प्रेशर देकर कोई काम नहीं कराऊंगी, ताकि उसके मन में ये मलाल न रहे कि मम्मा ने मुझे आज़ादी नहीं दी। उसे भी मैंने पूरी आज़ादी दी है, परंतु साथ साथ हमारे समाज के संस्कार संस्कृति भी सिखाई है। इसीलिए तो मैं बच्चों की क्लास लेती थी। तुम्हारी शिक्षा का असर तो मैं निर्भय में देख रहा हूँ। सचमुच इतनी अच्छी शिक्षा तो मैं भी नहीं दे पाता। मैं तुम्हारे प्रति हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा। ठीक है आदित्य, निर्भय मेरा भी बेटा जैसा है। उसे अगर मैंने 2-4 बातें सिखा दी तो उसके लिए ग्रेटफुल होने की ज़रूरत क्या है? फिर मैं भी कहूँगी कि मैं तुम्हारे प्रति ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि तुमने मुझे हॉस्पिटल में बहुत मदद की थी। अच्छा लगेगा क्या तुम्हें? ठीक है बाबा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। तुम नाराज़ मत हो। वैसे नाराज़ होती हो तो भी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। फिर शुरू हो गए तुम ना आदित्य, कभी सीरियस नहीं हो सकते। फिर कहती हूँ, इन सब बातों की उम्र नहीं है। अब तुम जवान नहीं हो। मैं क्यों बूढ़ा होने लगा? मैं अभी भी जवान हूँ और मरूंगा भी जवान। मरे तुम्हारे दुश्मन। हमेशा बुरी बातें आती है जुबान पर, तुम्हारी पुरानी आदत है। थोड़ा नाराज होते हुए जूही ने कहा, तो उसकी नाराजगी आज आदित्य को बहुत अच्छी लग रही है।
जूही की बात सुनकर फिर आदित्य सोचने लगा, जूही को मेरी हर बात याद है, कुछ भी नहीं भूली है। इसका मतलब आज भी उसके मन में मेरे प्रति वही प्यार है जो पहले था। तुम कुछ नहीं भूली, नहीं, एक एक बात तुम्हें याद है, इसका मतलब तुम्हें मुझसे अब भी उतना ही प्यार है। नहीं, मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, गलतफहमी मत पालो, इंसानियत की खातिर कह दिया। समझ गया मैं, और कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी छुपाना चाहो नहीं छुपा सकती। आंखें बयां कर रही है, अब भी उतना ही प्यार है। मुस्कुराते हुए जूही की ओर देखकर आदित्य ने कहा, मैं फिर कहती हूँ मिस्टर आदित्य चोपड़ा, गलतफहमी में मत रहना, नहीं तो हाथ मलते रह जाओगे। जूही भी मुस्कुरा पड़ी। गलतफहमी ही सही, कोई फहमी तो है, बिना फहमी के तो जीना मुश्किल हो जाता है। मुझे इस गलतफहमी के साथ ही जीने दो, ताकि जितने दिन जिऊं खुशी से जिऊं। ठीक है, जैसे जीना हो जिया, पर इतना बताओ कि कोई और बात है क्या? कोई और बात नहीं है, बस यही बात मन में खटक रही थी जो बता दी तुम्हें। बाकी तो तुम्हारे साथ कॉफ़ी हाउस में बैठने का बहुत मन हो रहा था, इसीलिए बुला लिया। इसमें समय का ही हाथ है। देखो ना, तुम अगर घर में नहीं होती तो नहीं आ पाती। समय ने साथ दिया, हम दोनों को मिला दिया। फिर से उसी कॉफ़ी हाउस में आज बैठे, ऐसे लगता है पुराना ज़माना लौट कर आया है। कौन कहता है कि गया हुआ वक्त लौट कर नहीं आता? इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश में कामयाब नहीं होगे तुम। जूही अब पहले की जूही नहीं रही, समझे मिस्टर आदित्य? समझ गया, हार मान गया। मुझे पता है मैं तुमसे जीत नहीं सकता। पहले भी कहा, जीतने देती थी तुम, जीत तुम्हारी हुई थी, तुमने अपने मन की कर ली थी, हारी तो मैं थी। परंतु अब लगता है मैं हार कर भी जीत गई। उस समय हार गई थी, इसीलिए तो आज खुद को एक सक्षम और इंडिपेंडेंट इंसान के रूप में पा रही हूँ। ये पाना मेरे लिए बहुत कीमती है। तुमने हाथ थाम लिया होता तो मेरी पर्सनैलिटी कुछ और होती, एक बड़े बिजनेसमैन आदित्य चोपड़ा की पत्नी बनकर रह जाती। अलग अस्तित्व कुछ होता ही नहीं शायद। अच्छा, बहुत हो गया हार जीत का खेल, तो अब चलते हैं, बहुत समय हो गया। लेखा ने कहा है, मम्मा जल्दी घर आ जाना, घर में सबको झूठ बोलकर आई हूँ तुम्हारे कारण। नहीं जूही, तुम नहीं, मैं हारा था। मैंने तुम्हें हारा था, जीवन की हर खुशी हार गया। आज इतना कीमती समय दिया, जीवन भर आभारी रहूंगा। हंस पड़ा आदित्य, मगर इस हंसी में दर्द छुपा हुआ था। आने की मर्जी कुछ मेरी भी थी, इसीलिए आभार रहने की जरूरत नहीं है। मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे कोई कुछ नहीं करा सकता। अब हमें चलना चाहिए, आदित्य घड़ी की ओर देखते हुए जूही ने कहा। ओके बाय बॉस, चलते हैं। थैंक यू जूही, इतना कीमती समय मुझे देने के लिए। आज का दिन मेरे लिए बहुत यादगार है, दिल के कोने में सहेज कर रख लूंगा। दोनों कॉफी हाउस से निकले और अपनी अपनी गाड़ी की ओर चल पड़े। आज सारी दिल्ली शायद खुश है। दिल्ली की आबो हवा खुश है, दिल्ली की वो पुरानी गली खुश है। ये सोचकर कि एक बिछड़ा हुआ प्रेमी युगल वर्षों बाद शायद फिर से मिल जाए, फिर से उनके जीवन बगिया में खुशी के फूल खिले और जीवन वीथिका महक जाए। घर पहुंचकर जूही ने देखा, लेखा अपनी पढ़ाई में व्यस्त है और मॉम टीवी देखने में व्यस्त है। अंजलि किचन में डिनर बनाने में व्यस्त है। धीरे से जूही लेखा के कमरे में प्रवेश करके पीछे आकर खड़ी हो गई। लेखा पढ़ने में इतनी व्यस्त थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद धीरे से जूही ने कहा, पूरी तैयारी हो गई बेटा? तैयार हो गई एग्जाम देने के लिए। अचानक मम्मा की आवाज़ सुनकर लेखा पीछे पलटी तो देखा पीछे ही मम्मा खड़ी है। आपको बाय मम्मा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। पढ़ाई में इतनी डूबी हुई थी कि कुछ पता ही नहीं चला। देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है बेटा, तैयार हो एग्जाम के लिए? हाँ मम्मा, हो गई पढ़ाई, बस आपके आने का इंतजार कर रही थी। सोचा आप आओगी तो आपके संग थोड़ी देर बैठकर बातें करेंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले थोड़ा सा रिलैक्स होना भी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा बेटा, मैं भी ऐसा ही करती थी। तैयारी करके फिर 2 घंटे मस्त टीवी देखती थी, कहीं घूमने निकल जाती थी रिलैक्स होने के लिए। तुम्हें कहीं जाना है क्या? हाँ, ले चलोगी क्या मम्मा? थोड़ी फ्रेश हो जाऊंगी, बहुत दिन हो गए मैं घर से नहीं निकली। कहाँ जाना है बोलो? किसी कॉफ़ी हाउस में ले चलो, रात को वैसे भी हल्का खाना खाते हैं, वहाँ पर हल्का फुल्का कुछ खाएंगे, थोड़ी सी कॉफ़ी पियेंगे, बैठकर आपके साथ बात करेंगे। खुश होते हुए लेखा ने कहा। ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं तो तैयार हूँ, बस हाथ मुँह धो लेती हूँ। अंजलि को बोल देती हूँ कि हमारे लिए कोई डिनर ना बनाए, केवल मॉम के लिए बनाए। मैं आती हूँ, तुम तैयार हो जाओ। जूही कमरे से निकल पड़ी। लेखा और जूही दोनों बहुत खुश है। लेखा इसीलिए खुश है क्योंकि बहुत दिनों के बाद घर से निकली और कॉफ़ी हाउस आई। जूही इसीलिए खुश है कि आज आदित्य के साथ बहुत अच्छा वक्त काटा। बहुत वर्षों के बाद आज दोनों कॉफ़ी हाउस में बैठे थे।
समय कहाँ से निकल गया पता ही नहीं चला बातों बातों में। आज पता नहीं क्यों जूही को आदित्य की बातें बहुत अच्छी लग रही थी। वो खुद जानती है, जानते हुए भी अनजान बनती। आदित्य की बातें अच्छी लगने का कारण तो ये है कि आज भी उसे आदित्य से प्यार है। बोलो परी, क्या खाना है आपको? खुश होकर जूही ने पूछा। मुझे सैंडविच और कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। आप क्या लोगे मम्मा? सोच रही हूँ मैं भी एक सैंडविच ले लेती हूँ और कॉफ़ी मौका लेती हूँ। ऑर्डर दे दिया था। दोनों बैठकर बात कर रही थी। बातों बातों में जूही ने पूछा, कल अगर सूर्यांश मिल गया तो क्या करोगी परी? उससे बातें करनी है या नहीं करनी है, क्या सोचा है? नहीं मॉम, एग्जाम के बीच में मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, इसलिए कोई बात नहीं करनी। मैं जानती हूँ अच्छे से अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस आए ताकि मुझे अच्छी कंपनी में, मेरा मतलब चोपड़ा एंड सन्स कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब मिले। वेरी गुड। पढ़ाई के बीच में कोई डिस्टर्बेंस होना भी नहीं चाहिए। आई लाइक योर एटीट्यूड एंड स्पिरिट माई डियर। अपने एटीट्यूड को बनाए रखना। छोटू टेंशन, तुम्हारी सैंडविच और कोल्ड कॉफी आ गई। मेरा भी अभी आने ही वाला है। चलो तुम खाना शुरू करो। लेखा की ओर देखकर एक मीठी मुस्कान बिखेर दी जूही ने। आपका भी आ जाने दो मम्मा, फिर एक साथ बैठकर शुरू करेंगे। लेखा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। आज दोनों माँ बेटी बहुत रिलैक्स और खुश है। दोनों के बीच में जो दीवार बनी थी पहले, वो दीवार गिर चुकी है। अब दोनों दो दोस्त बन गए हैं और बहुत करीब है। एक दूसरे से अपने मन की बातें शेयर भी करते हैं, परंतु कुछ बातें हैं जो जूही अभी शेयर नहीं कर रही है। वक्त आएगा तो सब बता भी देगी। लेखा इस वक्त तो अपनी पढ़ाई को लेकर व्यस्त है, इसीलिए जूही उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। लेखा में आए परिवर्तन को देखकर जूही बार बार भगवान को थैंक्स बोलती है। चलो कुछ तो पॉजिटिव चेंज आया उसमें, मेरी जिंदगी की बातें सुनकर, वरना आज की यंग पीढ़ी मम्मी पापा की बातें कहाँ सुनती है। मैंने भी कहाँ सुनी थी नाना नानी की बातें। सुनती तो आज इस मोड़ पर खड़ी नहीं होती। कुछ समय के हाथ में भी है। समय अब सबकी डेस्टिनी भी लिखता है। ईश्वर करे मेरी परी की डेस्टिनी में कुछ अच्छा ही लिखे। मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। पेपर देखकर लेखा तेज कदमों से बस स्टैंड की ओर जा रही थी। चलते चलते मन ही मन सोच रही थी, जल्दी से बस में जाकर बैठ जाऊं। कहीं सूर्यांश मिल गया तो एकदम से मुंह फेर कर भी नहीं जा सकती। मुझे उससे बात करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। एग्जाम के बीच में कोई भी टेंशन नहीं चाहती। अभी मेरा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स मूड में है। मैं इसी मूड में रहना चाहती हूँ। लेखा, लेखा सुनो, थोड़ी देर रुको। पीछे से किसी ने आवाज लेखा के कानों में पड़ी। अनसुनी करके लेखा तेज कदमों से चलने लगी तो दौड़कर कोई आकर उसके सामने रुक गया। लेखा के कदम एकदम से रुक गए सामने सूर्यांश को देखकर। कब से मैं आवाज लगा रहा हूँ लेखा, तुम सुनकर भी नहीं सुन रही हो। मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि तुमने एकदम मुझसे मुंह फेर लिया? सूर्यांश की आंखों में बेचैनी स्पष्ट नजर आ रही थी। फिर भी लेखा ने नजरअंदाज करते हुए धीरे से कहा, सचमुच मैंने सुनी नहीं, क्योंकि मुझे जल्दी घर पहुंचना है। कल का पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बस में जाने से काफ़ी समय लगता है। मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। मैंने कब कहा कि तुमने कोई गुनाह किया है? फिर इतने दिनों से मुझसे एक बार भी बातें क्यों नहीं की? मैंने कई बार कॉल किया परंतु तुमने कॉल रिसीव नहीं किया। ऐसा क्या कर दिया मैंने? बहुत परेशान सा दिख रहा था सूर्यांश। इस वक्त दोनों का एग्जाम है, हमें कंसंट्रेट करना चाहिए पढ़ाई में। बातें तो हमेशा करते रहते थे, कुछ दिन बात नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ने में व्यस्त थी इसीलिए शायद मैंने कॉल नहीं देखा, और फिर बाद में मैंने सोचा एग्जाम के ही बाद बात करूंगी, इसीलिए मैंने कॉल बैक नहीं किया, बहाना बनाया लेखा ने। थोड़ी देर बात कर लेने से पढ़ाई में क्या डिस्टर्ब हो जाएगा? बात कुछ और है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। प्लीज लेखा, जो भी बात मन में है खुलकर मुझसे कहो, वरना मेरा भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो। कोई बात नहीं सूर्यांश, हम एग्जाम के बाद बात कर लेंगे। अभी मुझे जाने दो, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। आज तुम्हें मुझे सब कुछ बताकर ही जाना पड़ेगा, वरना मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम चाहती हो कि मेरा रिजल्ट खराब हो जाए? सूर्यांश बहुत बेताब हो रहा था। इतने बेताब क्यों हो रहे हो सूर्यांश? थोड़ा सा धीरज धरो। एक पेपर तो हो गया, 4 पेपर और है, हो जाने दो। उसके बाद बैठकर किसी कॉफ़ी हाउस में बात करेंगे। नहीं लेखा, तुम्हें मुझे आज बताना ही पड़ेगा। चाहो यहीं खड़ी होकर बताओ या फिर चलो फिर किसी कॉफ़ी हाउस में आधा घंटा बैठ जाते, उसके बाद मैं तुम्हें कार से घर छोड़ूंगा। तुम इतने जिद क्यों कर रहे हो? सब लोग आस-पास खड़े हैं, हमें देख रहे हैं। वैसे भी तुम्हें लेकर लोग मुझे बहुत बातें सुनाते हैं। कौन क्या बात सुनाता है? एक बार मुझे नाम बता दो, फिर मैं देख लूंगा। नहीं सूर्यांश, गर्म दिमाग से कोई काम नहीं करना चाहिए, नतीजा अच्छा नहीं होता। तुम तो चले जाओगे, उसके बाद मैं जब अकेली निकलूंगी तब क्या होगा? ठीक है, यहाँ खड़े होकर बात नहीं करते। तुम थोड़ी देर के लिए चलो, किसी कॉफ़ी हाउस में बैठते हैं। मेरी इच्छा नहीं है बिल्कुल भी।
तुम जिद कर रहे हो तो चलो, आधा घंटे से ज़्यादा समय मैं नहीं दे सकती, मंजूर है? थैंक यू लेखा, मेरी बात मानने के लिए, खुश होकर कहा सूर्यांश ने। कॉफी हाउस में दोनों आमने-सामने बैठे थे, चुपचाप। कहाँ से क्या बात शुरू करें, दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था। समय बीता जा रहा था, इसीलिए लेखा ने ही पहले पहल किया। बताओ सूर्यांश, क्या बात जानना चाहते हो? उस दिन के बाद, जिस दिन हम दोनों में बातें हुई थी, तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया, मिलना बंद कर दिया। ऐसा क्यों किया, जबकि एग्जाम के समय हमें एक दूसरे की ज़रूरत है? तुमने मॉम डैड से बात कर ली, उन्होंने क्या कहा? नहीं, अभी बातें नहीं की। मैं चाहता हूँ अभी एग्जाम हो जाए, उसके बाद बात करूँगा। अभी कोई टेंशन में नहीं चाहता। तुमने तो कहा था बात करके ही मुझसे बात करोगे। डर गए तुम अपने मॉम डैड से, हिम्मत नहीं हुई बात करने की। फिर मुझसे क्यों बात कर रहे हो? मैं बात करूंगा लेखा, मैंने वादा किया है तुमसे। केवल वादा करते रहने से क्या होगा? तुम्हारे मॉम डैड ने मना कर दिया तो क्या करोगे? हिम्मत है तुम में उनसे बगावत करने की? मुझे मालूम है नहीं है, इसीलिए तो मैंने बात करनी बंद कर दी। मुझे इस बात का डर है, मम्मी पापा ने मेरी बात नहीं सुनी तो उनसे बगावत करके उनको खो ना बैठूं। उनके बिना मैं कैसे जी सकता हूँ? वे भी मेरे बिना नहीं जी पाएंगे। तो फिर मुझसे क्यों बात कर रहे हो? प्यार करने से पहले ही तुम्हें ये सब बातें सोच लेनी चाहिए थी। ऐसे लोगों को प्यार करना ही नहीं चाहिए। मम्मी पापा जैसा कहे वैसा ही उनकी बातों पर चलना चाहिए। हमारा रिश्ता दम तोड़ने की कगार पर है। हमारा साथ इतना ही था तो इस रिलेशन को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। हम दोस्ती तो रख ही सकते हैं। उसमें भी शायद तुम्हारे मम्मी पापा को ऑब्जेक्शन हो, क्योंकि मैं अमीर बाप की बेटी नहीं हूँ। नहीं, गलत कहा। मैं तो एक माँ की बेटी हूँ। ये बात भी 100% सच है। दोस्ती की सीमा से आगे बढ़कर फिर दोस्त बन जाना इतना आसान नहीं होता जितनी आसानी से तुम कह रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ता हुआ इस रिलेशन को यहीं खत्म करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हारा बैकबोन इतना स्ट्रांग नहीं है कि जीवन में उठने वाली समस्याओं के झंझावातों का सामना कर सको। तुमसे दोस्ती रखने के कारण मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से, फिर लोगों से बहुत बुरी बुरी बातें सुनने को मिले। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। लेखा आज बेखौफ है। किसने बुरी बातें की तुमसे? किसने अपमान किया? जानकर क्या कर लोगे? लड़ाई करोगे? किस मुद्दे पर? क्या कहोगे? लेखा की बात सुनकर इस बार सूर्यांश बिल्कुल खामोश हो गया। मन ही मन सोचने लगा, लेखा सच ही तो कह रही है। जब लोग उसे बुरी बुरी बातें सुनाते हैं तो मैं कुछ नहीं कर पाता। मैं तो अपने मॉम डैड से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, फिर किस बुद्दे पर कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूंगा। सूर्यांश को खामोश देखकर लेखा को थोड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से में ही पूछा, क्या हुआ सूर्यांश? कोई जवाब नहीं दिया। मुझे पता था कि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। जाओ, तुम किसी अमीर बिजनेसमैन की लड़की से शादी कर लो, अपना घर गृहस्थी बसा लो। भूल जाओ लेखा नाम की कोई लड़की थी जिससे तुम प्यार करते थे। मुझे अब जाने दो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मुझे जाकर अपनी पढ़ाई करनी है। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेखा की तेज आवाज सुनकर जैसे सपनों की दुनिया से बाहर आ गया सूर्यांश, और धीरे से बोला, थोड़ा सा वक्त दो मुझे लेखा, इतने वर्षों की दोस्ती को यूं ही मत तोड़ो। कोई ना कोई रास्ता मैं वैसे निकाल लूंगा। जब तक रास्ता नहीं मिलता मुझसे कांटेक्ट नहीं करोगे। तुम कॉलेज में भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करोगे। कोई रास्ता मिल जाए तो बता देना। अब मैं चलती हूँ सूर्यांश, गुड बाय। लेखा, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। इस वक्त बस में जाओगी तो बहुत समय लग जाएगा। यहाँ से बस स्टैंड थोड़ी दूरी पर है। नो थैंक्स सूर्यांश, तुम्हें कार में बैठकर मैं खुद पर इल्जाम नहीं ले सकती। वैसे भी बहुत बुरी बातें मैं सुन चुकी हूँ। रहने दो, जितना समय लगेगा मैं चली जाऊंगी। लेखा तेज कदमों से कॉफी हाउस से बाहर निकल पड़ी। सूर्यांश उसे जाते हुए देखता रह गया, जुबान खामोश और आंखें बिल्कुल उदास। लेखा नहीं आ रही है देखकर उसकी नानी प्रतिभा बहुत देर से बेसब्री से इंतजार कर रही थी, परेशान हो रही थी। उसने एक बार जूही को भी फोन लगाया और कहा, लेखा अभी तक घर नहीं आई, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। उसने बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। इतना समय तो नहीं लगता बस में आने में। ठीक है मॉम, आप चिंता मत करो, मैं कॉलेज जाकर देखती हूँ। कहाँ रह गई लेखा? जूही अपने ऑफिस से निकलकर लेखा के कॉलेज की ओर जाने लगी तो रास्ते में ही पैदल चलते हुए लेखा मिल गई। एकदम से एक कार आकर लेखा के पास रुकी तो हड़बड़ाकर किनारे हट गई। खिड़की का कांच खोलकर जूही ने देखा, लेखा बेटा, इधर से तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो अपने कॉलेज में होना चाहिए था। मैं तो तुम्हारे कॉलेज की ओर ही जा रही थी। आओ कार में आकर बैठो, फिर मुझे बताओ। कार में बैठी लेखा और कार चलाते चलाते जूही ने पूछा, कहाँ से आ रही थी? मम्मा, आप नाराज मत होना। सूर्यांश कॉलेज में मिल गया था, पूछ रहा था कि मैंने उससे बातें करना बंद क्यों कर दी। कॉफी हाउस ले गया था जिद करके, इसीलिए देर हो गई। ये तुमने ठीक नहीं किया लेखा। तुम्हारी नानी घर में परेशान हो रही है, कम से कम एक फोन करके उनको बता देती। उन्होंने मुझे फोन किया, फिर मैं कार लेकर निकली, पर सूर्यांश के साथ जाने की क्या जरूरत थी? मैं बस स्टैंड की ओर जा रही थी मम्मा, उसने मेरा रास्ता रोक लिया। कॉलेज में कोई ड्रामा ना हो इसीलिए मैं उसके साथ थोड़ी देर चली गई और उसे समझा कर आ गई। आज के बाद उससे कभी नहीं मिलूंगी, न ही उससे
बात करूँगी। मुझे अब ज़िंदगी में बहुत सारा काम करना है, इसीलिए इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ। सचमुच मम्मा, मुझे अब इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप मुझ पर विश्वास करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है परी, तुम मुझे गलत मत समझो। मैंने यूं ही पूछा, आगे की पढ़ाई तुम अच्छे से करो ताकि एकेडमिक परफॉर्मेंस सही रहे। आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगी पर ज़्यादा बात नहीं करूंगी, तुम पढ़ाई करना, मैं मोम के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। हाँ मम्मा, फिर तो बहुत अच्छा होगा। आपने लंच तो नहीं किया? अभी लंच का टाइम कहाँ हुआ है? लंच लेने से पहले ही मोम ने फ़ोन किया था, अभी तो हम सब मिलकर ही लंच करेंगे। मैं ऑफिस में अपनी जूनियर मैनेजर से उर्वशी से बोलकर आई हूँ हाफ डे छुट्टी के लिए। लेखा सुनकर खुश हो गई और खुशी से जाग पड़ी। वेरी गुड मम्मा, बहुत अच्छा हुआ। फिर तो एक साथ खाना खाकर मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी। आप और नानी मिलकर बातें कर लेना। बातें करते कब बातें 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 करते करते कब घर आ गया, दोनों को ही पता नहीं चला। जूही ने अचानक कार में ब्रेक मारी तो लेखा को समझ में आ गया कि घर आ गया। तुम निकल जाओ घर से, मैं कार की पार्किंग करके आती हूँ। यश मम्मा। लेखा कार से उतर गई और जूही कार पार्किंग करने चली गई। सूर्यांश पेपर देकर घर पहुंचा तो उसकी मां गीतांजलि अरोड़ा ने कार से उतरते ही सबसे पहले पूछा, पेपर कैसा हुआ बेटा? कार से उतरते ही ये सवाल सुनकर सूर्यांश को चिढ़ सी हुई, क्योंकि पहले से ही उसका मूड खराब है। आज लेखा ने खरी खोटी सुना दी, सीधी सीधी बात की, इसीलिए उसका मूड ऑफ है। इसीलिए उसकी माँ इस बात से बेखबर। उसे क्या पता उसके बेटे के मन में क्या चल रहा है? उसने तो कभी जानने की भी कोशिश नहीं की। नहीं, सूर्यांश ने कभी कुछ बताया। उन्होंने तो केवल पढ़ाई को लेकर चिंता रहती है। बेटा बड़ा हो गया, उसके मन में क्या चल रहा है ये तो एक माँ को समझ जाना चाहिए उसे देखकर ही। सूर्यांश ने चिढ़कर जवाब दिया, कार से उतरते ही पेपर के बारे में पूछ रही हो? पहले एक गिलास पानी तो पी लेने दो। मेरी जान ले लोगी क्या? पढ़ाई को लेकर बचपन से यही देख रहा हूँ, पढ़ाई के अलावा तो तुम्हें किसी बात की चिंता ही नहीं है। पढ़कर करना क्या? पापा का बिजनेस ही तो संभालना है। कहीं मुझे मंगल ग्रह में तो नहीं जाना, या फिर साइंटिस्ट तो नहीं बनना। बनना है तो एक बिजनेसमैन ही है। तुम लोगों के आदेश पर ही सारी जिंदगी चलना है। गीतांजलि को ये समझ नहीं आ रहा कि बेटा इतना चिढ़ा हुआ क्यों है। उसने फिर से प्यार से पूछा, गलती हो गई बेटा, चलो पहले अंदर बैठकर पानी पी लो, फिर शांति से बता देना। मम्मा की प्यार भरी बातें सुनकर सूर्यांश को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी मम्मा, मुझे इतनी कड़वी बातें नहीं करनी चाहिए थी। न जाने क्यों अचानक मुंह से निकल पड़ा। गीतांजलि समझ गई, अवश्य कोई बात है, तभी बेटा थोड़ा सा चिढ़ा हुआ है। उसने बेटे की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, कॉलेज में कुछ हो गया है क्या बेटा? नहीं मम्मा, आप क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा मूड ऑफ देखा ना, इसलिए। पेपर तो ठीक हुआ ना? हाँ, पेपर तो ठीक ही हुआ। फिर क्या बात हुई? माँ का प्यार भरा स्पर्श पाकर सूर्यांश का मन भावुक हो उठा। उससे माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, मोम, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, बहुत दिनों से आपसे और डैड से, परंतु मन की बात मन में रह गई, इसीलिए एक बेचैनी सी है। ऐसी क्या बात है जो मुझसे और तुम्हारे पापा से कहने में तुम्हें झिझक हो रही है? एक बहुत अहम बात मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, परंतु मैं एग्ज़ाम के बाद ही आप लोगों को बताऊँगा। अभी बता देने से अगर कोई टेंशन हो तो मेरी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। ठीक है बेटा, पढ़ाई पहले, उसके बाद सारी बातें मैं इंतज़ार करूँगी। जिस तुम्हारा पेपर ख़त्म होगा उस दिन मुझे अवश्य बताना। पहले मुझे बता दो, उसके बाद पापा को शेयर करना। ओके मम्मा, पहले मैं आपसे ही शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मन की बात समझोगी। मुझे लगता है कोई लड़की को लेकर बात है ना? अब की बार माँ की बात सुनकर सूर्यांश थोड़ा सा शर्मा गया। सूर्यांश के चेहरे में शर्म की थोड़ी सी लाली देखकर गीतांजलि को समझने में देर नहीं लगी कि जरूर कोई लड़की का मामला, प्यार का मामला है। बेटा अब जवान हो गया, किसी लड़की से प्यार तो हो ही सकता है, हमने भी तो प्यार करके शादी की है। अगर किसी लड़की से उसे प्यार है तो उसके मन की बात सुननी पड़ेगी, उसके दिल का दुख तो नहीं दे सकते। इकलौता बेटा है मेरा, वही तो एकमात्र हमारा सहारा है, संपत्ति का उत्तराधिकारी भी है। ठीक है, कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद चैन से बैठकर उसकी प्यार की कहानी सुनेंगे। खुशी से आज गीतांजलि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बिखर गई, जिससे उसका चेहरा खिल उठा। चेहरे पर आभा बिखर गई। उसको अपना जमाना याद आ गया, जब एक दिन कॉलेज में सूर्यांश के पापा अभिनव अरोड़ा ने एक गुलाब का फूल देते हुए कहा था, आई वॉन्ट टू मैरी यू, विल यू मैरी मी गीतांजलि? आज आखिरी पेपर देकर लेखा बिल्कुल रिलैक्स हो गई। पेपर भी अच्छा हुआ, इसीलिए बहुत खुश भी है। मम्मा ने उसने कहा था मुझे आज लेने आना और लौटते समय मॉल लेकर चलना, घूमना है, खरीदारी करनी है, किसी रेस्टोरेंट में लंच करना है। नानी ने भी सुबह कहकर गई थी कि आज मेरे लिए लंच मत बनाना, इंतजार भी मत करना। आज मैं मॉल जाऊंगी और मम्मा के साथ शॉपिंग करूंगी, लौटने में देर हो जाएगी। जूही ने भी खुशी खुशी लेखा की फरमाइश मान ली। उसने मुस्कुराकर कहा, यू डिजर्व इट माई डियर, तुमने मेरी बातें मानी तो मुझे तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी। वैसे भी एग्जाम के लास्ट पेपर के दिन बेइंतहा खुशी भरा होता है, ये अनुभव मुझे भी है, मैं भी उस दौर से गुजर चुकी हूँ। थैंक यू मम्मा,
तुम टाइम से आ जाना, मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना चाहती, मैं सूर्यांश से बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती। लेखा की समझदारी भरी बातें सुनकर जूही बहुत खुश हो गई। उसने लेखा के माथे पर एक स्नेह चुंबन अंकित करते हुए कहा, थैंक यू माई परी, तुम इतनी समझदार हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी डिमांड खुशी से पूरी करूँगी। हाँ, एग्जाम के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छी अच्छी खबर सुनाना। ठीक है, अब हम चलते हैं। तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करके मुझे ऑफिस जाना है। चलो लेट्स गो। पेपर खत्म होने के बाद लेखा अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। लेखा को देखकर सूर्यांश उसकी ओर चला आ रहा था। लेखा को बड़ी परेशानी हो रही थी, सोच रही थी अब क्या किया जाए। सूर्यांश फिर मुझसे बातें करने के लिए इधर आ रहा है। वो इसी धुड़बन में थी कि सामने से मम्मा की गाड़ी दिखाई दी। वो तुरंत जाकर कार में बैठ गई और मम्मा से कहा, मम्मा स्पीड बढ़ाओ और निकल चलो। सूर्यांश इधर ही आ रहा होगा, बार बार मुझसे वादा करता है तब तक बात नहीं करूंगा जब तक मॉम डैड से बात नहीं कर लेता, फिर अपना वादा खुद ही तोड़ता है। स्पाइनलेस पर्सन। ऐसा नहीं कहते बेटा, किसी के लिए भी ऐसा शब्द यूज मत करना। उसकी अपनी भी कुछ मजबूरी होगी, सबके साथ फैमिली प्रॉब्लम रहती है। मुझे लगता है वो बुरा लड़का नहीं है, परंतु उसकी अपनी मजबूरी है जो समय से सॉल्व कर लेगा। तुमने उससे दूरी बना ली, अच्छा किया, क्योंकि ये समय अपने करियर पर ध्यान देने का है। परंतु किसी के लिए ऐसे गलत शब्द यूज करना अच्छी बात नहीं है। मेरी बात याद रखना, कभी मिल भी जाता है तो बिल्कुल अवॉइड करके जाना ठीक नहीं है। उसकी मजबूरी भी तुम्हें समझनी पड़ेगी, तभी तुम एक अच्छा दोस्त बन सकती हो। जीवन साथी भी तो एक अच्छा दोस्त होता है। जूही ने लेखा को समझाया। आई एम सॉरी मम्मा, आगे से नहीं कहूँगी, आपकी बात याद रखूँगी। सूर्यांश लेखा के करीब आ ही गया था कि वो निकल गई। लेखा निकल तो गई पर वो मन में सोच कर रह गया। वो बहुत दुखी था। लेखा ने उसको इस तरह अवॉइड किया। सोचने लगा, आज तो मैं तुम्हें इस खुशी से बात सुनाना चाहता था लेखा। मैंने अपनी माँ से बात कर ली, माँ ने मेरी बातें सुनने की हामी भरी है, ये भी तो खुशी वाली बात है। आज आखिरी पेपर है, आज मैं फाइनली मम्मा को सब कुछ बताने ही वाला था। तुम्हें यही बताने आ रहा था मगर तुम बिना बात किए ही निकल गई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा और पेशेंस रख लेता हूँ, फिर तुमसे बात अवश्य करूंगा। लेखा उदास मन लेकर धीरे धीरे सूर्यांश अपनी कार की ओर बढ़ गया। सूर्यांश जब घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। आज तो उसे खुश होना चाहिए मगर लेखा की बात को लेकर मन उदास हो गया। सुबह सुबह ही मन सोच रहा था कि पेपर खत्म होते ही लेखा से मिलकर सारी बातें बतानी है, मगर हुआ उसके विपरीत ही। मन में उदासी लेकर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए घर में प्रवेश किया। माँ ड्राइंग रूम में बैठी मिली। उसकी माँ गीतांजलि भी उसी का इंतजार बेसब्री से कर रही थी। आज उसने पेपर कैसा हुआ पहले नहीं पूछा। सूर्यांश से आने से पहले ही उसने जूस बनाकर रखा। सूर्यांश के बैठते ही उसने पहले जूस का गिलास थमाया। थका थका सा लग रहा था। बेटा, आज तुझे बहुत खुश होना चाहिए, मगर चेहरा देखकर ऐसा नहीं लग रहा। पहले जूस पी लो, थकान उतर जाएगी। माँ की बातों का सूर्यांश क्या जवाब दे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेखा के बारे में पहले से ही कैसे बता दे। उसने जूस का गिलास उठा लिया और चुपचाप जूस पीने लगा। क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों, चुप क्यों हो? पेपर ठीक हुआ ना? हाँ मम्मा, पेपर तो अच्छा ही हुआ, जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। फिर तो इतना उदास क्यों लग रहा है, थका हुआ क्यों लग रहा है? आज लास्ट पेपर था, आज तो तुझे बहुत खुश होना चाहिए। एमबीए का फाइनल एग्जाम भी खत्म हो गया। अपनी माँ की बातों का क्या जवाब दे? वो अचानक ही बोल पड़ा, स्टूडेंट लाइफ, अब तो ड्यूटी की दुनिया में कदम रखना पड़ेगा। सोचकर ही अजीब सा लग रहा है। कभी न कभी तो स्टूडेंट लाइफ खत्म होता ही है। तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ तो काफ़ी अच्छा रहा, इसीलिए एंजॉय करो। उसके बाद जब मन चाहे ड्यूटी की दुनिया में कदम रखना। इतनी जल्दी भी क्या है, तुम जाकर थोड़ा सा फ्रेश होकर आराम कर लो। लंच में अभी टाइम है। क्या खाना पसंद करो वही बनाने के लिए बोल देती हूँ कुक को। आपको जो भी अच्छा लगे वही बना दो, मेरी कोई खास इच्छा नहीं है। जब भूख लगेगी खा लूँगी। अभी मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आपसे थोड़ी देर बात करता हूँ। आप यहीं पर बैठो, अभी डैड भी घर पे नहीं है, ये अच्छा मौका है। ठीक है, फ्रेश होकर आओ, फिर बताओ तुम्हें क्या बताना है, मैं यहीं वेट कर रही हूँ। सूर्यांश फ्रेश होकर थोड़ी देर में आ गया। आकर बिल्कुल अपनी मम्मा के पास बैठ गया। मम्मा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जो भी कहना है खुलकर कहना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मा को अपनी दोस्त समझो। थैंक यू मम्मा, मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए। मैं एक लड़की को स्कूल लाइफ से ही पसंद करता था, उसका नाम रेखा। पहले हम दोनों में दोस्ती हुई, फिर जब हम बड़े हुए तो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। कॉलेज लाइफ से ही हम दोनों की दोस्ती और प्यार के चर्चे कॉलेज में हुआ करते थे। लड़की बहुत अच्छी और इंटेलिजेंट है, परंतु एक परेशानी है मम्मा। कहते कहते सूर्यांश रुक गया। अच्छी लड़की है तो अच्छी बात है ना, फिर रुक क्यों गए, पूरी बात बताओ। गीतांजलि की आंखों में जिज्ञासा। मम्मा, वो एक अनमेरिड माँ की लड़की है। शब्द चबाते चबाते बहुत मुश्किल से सूर्यांश ने कहा।
सूर्यांश की बात सुनकर गीतांजलि चौंक पड़ी। क्या कह रहे हो? हमारे समाज में अनमेरिड माँ की लड़की समाज कभी भी इस बात को अच्छे से मानेगा नहीं। अनमेरिड माँ कैसे बन गई? पूरी बात बताओ। उसकी माँ जिसे प्यार करती थी, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। आखिरी वक्त में लड़की ने धोखा दे दिया, शादी नहीं की। उस समय वो प्रेग्नेंट थी। उस लड़की ने बहुत ही साहस के साथ अपनी बेटी को जन्म दिया। बहुत हिम्मत वाली है उसकी माँ। उसने समाज के भय से अवर्सन नहीं कराया, बल्कि अपनी बेटी को जन्म दिया। कहते कहते सूर्यांश ने आंखें नीची कर ली, क्योंकि उसे लेखा के बारे में बताते हुए दुख हो रहा था। इसमें हिम्मत वाली क्या बात है? गलत काम किया और फंस गई। ऐसा काम ही क्यों किया? तुम ऐसी लड़की से प्यार करने लगे? पहले जान लेना चाहिए कि लड़की का बैकग्राउंड क्या है। चिंता के साथ गीतांजलि को थोड़ा गुस्सा भी आ गया बेटे की नादानी पर। मम्मा, प्यार सोच समझ कर नहीं किया जाता। प्यार तो हो जाता। आप गलत समझ रही हो। अब जमाना बदल गया है। लिव इन रिलेशनशिप को भी कानून ने मान्यता दे दी। गलती उस लड़की की थी ही नहीं, गलती तो लड़के की थी। समाज लड़की के चरित्रहीन मानता रहा, परंतु उसने सब कुछ बर्दाश्त किया और अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से की। माँ से बहुत उम्मीद लगाए बैठा था सूर्यांश। ऐसी लड़कियों का चरित्र की कोई भरोसा नहीं। माँ वैसी है तो बेटी भी वैसी ही होगी, शिक्षा भी वैसी ही मिली होगी। झल्लाहट के कारण गीतांजलि ने शब्दों का तीखा प्रहार किया माँ बेटी पर। मम्मा, आप उस लड़की की माँ को नहीं जानती। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी, ऊंचे पद पर अच्छी कंपनी में काम करती है। उसने हमेशा स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, लंदन के बहुत अच्छे बिजनेस स्कूल से एमबीए करके लौटी है। उसके फादर एक बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर थे। बहुत अच्छा बैकग्राउंड है उनका। हम लोगों की मॉरल क्लास लेती थी। हमें बहुत सी बातें सीखने को मिली उनसे। उन्होंने शायद अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा, इसके लिए हमें हमेशा सही रास्ता दिखाया। वो मेरी गुरु भी है। मुझे पहले पता नहीं था। कुछ दिन पहले लेखा ने अपने बारे में सारी बातें बताई। लड़की ने तुम्हारे साथ धोखा किया, उसे अपने बारे में सब कुछ मालूम था। फिर शरीफ घराने के एक बिजनेसमैन के बेटे में प्यार करने की हिम्मत कैसे की? कुछ भी हो, ऐसे लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाकर कैसे ला सकती हूँ? समाज में हमारी इतनी इज्जत है, तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे। मम्मा, तुम्हें पता भी है वो लड़का कौन था जिसके साथ लेखा की माँ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी? ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा? किसकी बेटी है, किसे बताए? इस बार गीतांजलि ने सारी सीमा तोड़ दी। माँ बेटी के चरित्र पर अंगुली उठाई। अब की बार सूर्यांश अपनी माँ की बात सुनकर राहत हो गया, थोड़ा गुस्सा हो गया और गुस्से में ही बोल पड़ा। आप किसी के लिए भी ऐसी बातें नहीं कर सकती। किसी के बारे में अच्छे से जाने बिना इस तरह इल्जाम लगाना गलत है। हमारा समाज यही गलती बार बार करता है, परंतु मैं जानता हूँ कि लेखा की माँ केवल आदित्य चोपड़ा से प्रेम करती थी, किसी से नहीं। उसके जीवन अकेला जिया, अपनी बेटी की बहुत अच्छी से परवरिश की। आदित्य चोपड़ा बिजनेसमैन अखिलेश चोपड़ा का बेटा, अभी जिसके नाम से उसकी कंपनी चोपड़ा एंड सन्स चल रही है। आश्चर्य से गीतांजलि की आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ मम्मा, वही आदित्य चोपड़ा जिसने उस लड़की के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अपने फादर के प्रेशर में आकर उसने ऐसा कदम उठाया था। उस समय उस लड़की को सपोर्ट देना चाहिए था, मगर उसने उसे बीच मझधार में छोड़ दिया। एक बिजनेसमैन होने से, अमीर होने से कुछ भी किया जा सकता है क्या? ये तो सरासर अन्याय है एक लड़की के साथ। मैं ऐसे लोगों का कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। आदित्य चोपड़ा से तो मुझे सख्त नफरत है, चाहे आप लोगों से कितना ही अच्छा रिश्ता क्यों ना हो। सूर्यांश के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट झलक रहा था। सब ठीक है बेटा, परंतु हमारा समाज ऐसी लड़कियों को कभी सम्मान नहीं देगा। फिर हम उस लड़की को घर की बहू बनाकर लाएंगे तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। हमें कोई भी सम्मान नहीं देगा। क्या किसी से प्यार होने से ही लिव इन रिलेशनशिप में रहना जरूरी है? हमारा समाज इस बात को मान्यता देता है क्या? ऐसी लड़कियों को अच्छी नज़र से देखता है क्या? परंतु आपका ये समाज ऐसे लड़के को बड़ा सम्मान से देखता है क्या? उसमें लड़की की कोई गलती नहीं। माँ ने सूर्यांश का सीधा प्रश्न। होती है, मगर लड़कियों की गलती ज़्यादा है, क्योंकि लड़कियों को पहले सोचना चाहिए। उन पर ज़्यादा अंगुली उठेगी, न कि लड़के पर। लड़का जो भी बोले उसकी बातों में लड़की को नहीं आना चाहिए। एक लड़की तभी सशक्त चरित्र की कही जाएगी। मम्मा, लड़कों का कोई चरित्र नहीं होता क्या? लड़की कुछ भी करने के लिए आज़ाद है क्या? ऐसा नहीं है, परंतु ये समाज पुरुष प्रधान है, इसीलिए पुरुषों को कोई कुछ नहीं कहता। वाह रे पुरुष प्रधान समाज! अपने लिए अच्छे अच्छे नियम बना लिए और लड़कियों के पाँव में बेड़ियां डाल दी। आज अगर लड़कियां आज़ाद होकर अपना हक मांगती है तो वो चरित्रहीन कहलाती है। क्यों बनाया पुरुषों ने ऐसा नियम? मैं इतना कुछ नहीं जानती बेटा, परंतु हमारा समाज ऐसा ही है। मैं अकेले इस नियम को तोड़ नहीं सकती। नियम से चलना मेरी मजबूरी, इसीलिए समाज के नियमों को मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जीना इसी समाज में ही है। इसीलिए लेखा ने मुझसे बात करना छोड़ दिया, क्योंकि उसकी माँ की जिंदगी से उसने बहुत कुछ सीखा। बचपन से अब तक उसकी माँ ने सच्चाई छुपा कर रखी थी, मगर अभी कुछ दिन पहले ही सच्चाई बता दी। तब से एक तरह से वो मुझसे नफरत करने लगी। कहती है मुझे किसी भी बिजनेसमैन के बेटे और अमीरजादे पर कोई भरोसा नहीं। तुम मुझसे बात मत करना, पहले अपनी मॉम डैड से सच बताओ, उसके बाद आकर मुझसे बात करना। सूर्यांश बहुत दुखी था।
लड़की ने अगर बात करना बंद कर दिया तो भूल जाओ उसे, उसके पीछे क्यों पागल हो रहे हो? तुम्हें एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी, तुम बिजनेसमैन अभिनव अरोड़ा के बेटे हो। गीतांजलि ने बेटे को समझाने की कोशिश की। माँ, मैंने लेखा से प्यार किया है, मैं उसकी जिंदगी से, उसकी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं आदित्य चोपड़ा नहीं बनना चाहता, दृढ़ता के साथ कहा सूर्यांश ने। तुमने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर तुम आदित्य चोपड़ा क्यों बनने लगे? तुम जो हो वही रहोगे, उसकी बात दिमाग से निकाल दो। गीतांजलि ने अपने बेटे को फिर से समझाया। ऐसा नहीं हो सकता मम्मा, मैं उसे नहीं बोल सकता। गुस्से में सूर्यांश घर से बाहर निकल गया। सूर्यांश, सूर्यांश सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, बिना खाए बाहर मत जाओ। गीतांजलि पुकारती रह गई, मगर सूर्यांश ने पलट कर भी नहीं देखा, गाड़ी लेकर निकल गया। जाने कहाँ, जाने किधर, कुछ पता नहीं। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।